सोमनगर कहकर एक गांव था जिसमें मेवालाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी अनुपमा, बूढ़ी माँ कौशल्या और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे। मेवालाल मजदूरी करता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी बीवी अनुपमा काफी अच्छा गाती थी। उसे हमेशा से एक गायिका बनना था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। गांव में एक दिन एक गाने की प्रतियोगिता होती है माता के जगराते में, और उसमें गाकर अनुपमा 50,000 रुपयों का इनाम और उपहार के तौर पर एक फ्रिज जीत जाती है। वाह, क्या कमाल गाती हो आप अनुपमा जी। वाकई में साक्षात माँ सरस्वती विराजती हैं आपके गले में, यकीन मानिए। और अब तो इस फ्रिज की मालकिन आप बन गई हो। ले जाइए इसे अपने घर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जज सर। अनुपमा उस फ्रिज को अपने घर ले आती है और इस तरह एक गरीब घर में फ्रिज का गृह प्रवेश होता है। अरे वाह वाह अनुपमा बहुरिया, ये तो तूने कमाल ही कर दिया। वरना हम गरीब लोगन का जीवन माँ ये फ्रिज कहाँ से आ पाता। तू तो सच माँ इस घर की लक्ष्मी ही है। तुझ पे माता रानी आपन कृपा बरसाए रहे। एक ठो फ्रिज लाया है बहुरिया ने, पहले ही की पूजा कर लेते हैं। का बबुआ सही कहल रही ना? हाँ अम्मा, जाओ जाकर पूजा की थाली लाओ। अरे हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी माता पधारी है। ए मुन्ना, शंख तू फूक। कौशल्या आरती की थाली लाती है और फ्रिज पर कुमकुम से तिलक लगाती है और उसे हार चढ़ाया जाता है और उसकी आरती भी उतारी जाती है। फिर मुन्ना शंखनाद बजाकर नारियल फोड़ता है और मेवालाल फ्रिज को घर में एक कोने में रखता है। ये हो गया फ्रिज स्थापित। जय हो फ्रिज की। अनु, तुमने हमें हमारे जीवन की बहुत बड़ी खुशी दी है। हम हमेशा से तुम्हारी गायकी के खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी गायकी के कारण आज इस गरीब के घर फ्रिज आ गया। अब बस भी कीजिए, कितनी तारीफों के पुल बांधेंगे आप लोग। चलिए मैं रसोई में जाकर देसी घी का हलवा बनाती हूँ। अब घर में फ्रिज आया है तो सबका मुंह मीठा होना तो बनता है ना। हाँ हाँ बहुरिया, जा जा, एकदम मस्त और मजेदार हलवा बना और सबसे पहले उसका भगवान जी के सामने भोग प्रसाद के तौर पे रख दे। ठीक बा? ठीक है अम्मा जी। अनुपमा सबके लिए देसी घी का हलवा बनाती है और फिर सब मजे से उसे खाते हैं। उसके बाद सब आपस में बात करते हैं। अरे बबुआ, ये फ्रिज तो अब घर में आई गवा है, लेकिन इका इस्तेमाल कैसे करत है? कौनो खबर है कि नहीं? कारे अनुपमा बहुरिया? नहीं अम्मा जी, मैं नहीं जानती इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ना तो कभी देखा ना इस्तेमाल किया। अरे हमें भी नहीं पता अम्मा कि इस फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस इस प्लग को लगाना है और चालू हो जाएगा, इतना पता है। तो फिर बापू लगा दो ना प्लग। हाँ बबुआ, वही कर, ये प्लग को घुसाई दे। मेवालाल फ्रिज के प्लग को स्विच बोर्ड में लगाता है और फिर फ्रिज की बत्ती जलती है और उसमें से ठंडी बर्फीली हवा आने लगती है। चारों लोग चकित हो जाते हैं और उस फ्रिज के सामने जाकर बैठ जाते हैं और हवा खाने लगते हैं। ए बबुआ, ऐसा लागत है कि हम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की चोटी पर खड़े हैं और ये बर्फीली हवा का आनंद उठा रहे हैं। मजा आ ही गया। इतनी तपती भयंकर गर्मी में ये फ्रिज किसी देवता से कम नहीं है। हाँ मुन्ना बिटवा, एकदम सही बोल रहे हो तुम। जाओ जाकर वो हमारा टूटा हुआ कैमरा तो लाओ जरा, एक ठो सेल्फी लेते हैं। हाँ मुन्ना, जाओ जल्दी जाओ, वो मेले से लाई थी ना अटैची, उसमें है। हाँ माई बाबू, अभी लाया। मुन्ना कैमरा लाता है और पूरा परिवार एक सेल्फी खींचता है और फिर, बबुआ तेरा ये कैमरा तो निहायती बाबा आदम के जमाने वाला है, लेकिन इमा जौन फोटो आवत है ना वो एकदम लल्लन टाप लागत है। जी अम्मा। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, वैसे भी इतनी तेज गर्म होती है रात भर, तो क्यों ना हम इस फ्रिज के दरवाजे को ही खुला रख दें, ताकि ठंडी हवा ही चलती रहेगी। क्यों अनु?
हाँ मुन्ना के बापू, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही करते हैं। मेवालाल रात भर फ्रिज के दरवाजे को खुला ही रखता है और पूरा परिवार फ्रिज की ठंडी हवा खाते हुए सोता है। अगली सुबह बहुत बढ़िया नींद आई, मजा आएगा वाह। हाँ, मानो सदियों बाद सोए हो, वरना गर्मी में तो बस रात में 100 बार करवटें बदलते रहते हैं। सही कह रही हो। चलो हमारा नाश्ता तैयार कर दो, आज मूली के पराठे दे दो। जी मुन्ना के बापू। अनुपमा मेवालाल को नाश्ता देती है और फिर नाश्ते के बाद मुन्ना रोते हुए आता है और बोलता है, अम्मा, माए, बापू, ये देखो ना, मेरी अलमारी में मेरे कपड़ों को चूहे ने काट दिया। अलमारी में कपड़े रखने ही नहीं चाहिए। अरे रे, एक काम कर बिटवा, तू अपने सारे कपड़े हमारी अलमारी में रख दे। अरे नाही नाही, उन सब की कौनो जरूरत नहीं है। ए मुन्ना, जाकर अपना कपड़ों का पूरा जो बांध के रखे हो उला फ्रिज में घुसेड़ दे। हाँ अम्मा, ये तो एकदम मस्त सुझाव है। ये फ्रिज भी तो एक अलमारी की तरह ही है। मैं यही करता हूँ जो आपने कहा। मुन्ना अपने सारे कपड़े लाकर फ्रिज में भर देता है। बेचारे गरीब परिवार को ये समझ ही नहीं आता कि फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर 2 दिन बाद शहर से मेवालाल का चचेरा भाई अर्जुन आता है। अर्जुन घर में फ्रिज को उस तरह देख एकदम से चौंक जाता है और हंस पड़ता है। कारे अर्जुन बेटवा, काहे हंसत है? हाँ अर्जुन, तुम हंस क्यों रहे हो इस फ्रिज को देखकर? ओह गॉड, मेवालाल ये तुमने क्या कर दिया? अरे फ्रिज को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। मतलब? अरे अनुपमा भाभी, ये देखिए, हम आपको YouTube पे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सब बताया है कि कैसे एक फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं और आखिर एक फ्रिज क्या होता है, उसकी सरल सही परिभाषा क्या है। अर्जुन उन सबको YouTube वीडियो दिखाता है और फिर सभी की अकल ठिकाने आती है और उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितनी ऊट पटांग हरकत कर दी है। अरे दादा, ये हमने क्या कर दिया? हम तो ईगा अलमारी समझ बैठे, पर ई तो कुछ और ही निकला। चलो अच्छा ही हुआ जो हमें देर होने से पहले सब पता चल गया। धन्यवाद अर्जुन भाई साहब, आपके कारण हमें ये सब पता चला। अगर आप काम के सिलसिले में गांव में नहीं आते तो बगैर कुछ जाने इस फ्रिज को 1 हफ्ते में ही बिगाड़ कर रख देते हम। नहीं, लेकिन अब हम इसे सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। मेवालाल और पूरे परिवार को अब फ्रिज इस्तेमाल करना आ जाता है और फिर उसमें दूध, दही, मक्खन को रखकर वो घर में ही एक छोटा सा दुग्धालय भी खोलते हैं और वो फ्रिज उनके बहुत काम आता है और शुभ साबित होकर उन्हें खूब तरक्की दिलाता है। बरखा अपने बेटे करण और बहू वंदना के साथ रहा करती थी। वंदना बहुत लालची होती है और वो बरखा के खिलाफ करण के कान भरती है। करण, मैं तुम्हें बोल दे रही हूँ, इस बुढ़िया का बोझ अब हम और सह नहीं सकते। अरे जीना दुश्वार हो गया है मेरा, इसकी सेवा कर करके मैं पागल हो गई हूँ। तुम ही सोचो ना, ये बस कुछ दिनों की मेहमान रह गई है, लेकिन हमें हमारे आने वाले बच्चे और भविष्य के बारे में भी तो सोचना होगा ना। बोलो। हाँ वंदना, तुम सही कह रही हो, हमें भी हमारे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। माँ का बोझ मैं और सहन नहीं कर सकता। तो चालाकी से उनसे जायदाद का सारा हिस्सा तुम्हें हड़पना होगा, क्योंकि फिर हम उन्हें घर से बाहर तो निकाल देंगे लेकिन जायदाद को नहीं छोड़ेंगे, समझे? लेकिन हम ये कैसे करेंगे? तुम मत सोचो कुछ, तुम्हारी अकल तो बचपन से ही घास चरने गई है। हाँ। वंदना अब बेचारी बरखा से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कैसे करवाऊं इसकी योजना बनाना शुरू करती है। वंदना बहू, मुझे हल्दी का दूध दे दे, बहुत खांसी आ रही है और सर्दी हो गई है। बहू, दूध में लौंग और इलायची भी डालना। ओ बढ़िया, मुझे क्या तूने अपनी नौकरानी समझ रखा है? हाँ, मैं तेरे नखरे उठाने के लिए यहाँ पर खाली नहीं बैठी हूँ तेरे लिए, समझी ना? लेकिन वंदना बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो तुझे एक सास होने के नाते ये बोल रही हूँ। चुप हो जा, तू मेरी सास नहीं है। चल चल, इस बिस्तर से उठ जा।
वंदना बरखा को गुस्से से बिस्तर से उठाती है और उससे बहुत सारा काम कराती है और खुद जैसे मालकिन हो, और उससे वो नौकरों की तरह काम करवाती है और खूब बुरी तरह पेश आती है। वंदना को बरखा पर इतना अत्याचार करते देख बेटा करण तक कुछ नहीं बोलता। ए बुढ़िया, चल जल्दी से हम दोनों को खाना परोस, और हाँ, अचार और दही भी लाना साथ में। ठीक है बहू, लाती हूँ। बरखा दाल मखनी बनाकर दोनों बहू बेटे को परोसती है। जो भी बोलो, तू तो कलमुही, लेकिन तेरे हाथ की दाल मखनी ने मेरे दिल को मक्खन की तरह पिघला दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदल गई हूं। तू इस घर की नौकरानी ही बनकर रहेगी। तुझे अगर यहाँ रहना है तो तुझे काम करना होगा, समझ गई? वंदना और करण पहले खाना खाते हैं और फिर उसके बाद रसोई में ठंडी फर्श पर बैठकर बरखा खाना खाती है। बरखा एक दिन बहुत बीमार हो जाती है और वो बेटे करण से विनती करती है। करण बेटा, तबीयत बहुत खराब है, बदन टूट रहा है, ऐसे में मुझे आराम की जरूरत है। अपनी बीवी को समझाओ ना कि मुझे आराम करने दे। नहीं माँ, आप आराम नहीं कर सकती। चलिए उठिए और काम पे लगिए। खाना, कपड़े, बर्तन, घर की सफाई, आंगन की सफाई, ढेर सारे काम पड़े हैं। उन सबको क्या पड़ोस की विमला चाची आकर निपटाएंगी? हाँ, चल चल, ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर और सीधे तरीके से उठ जा, वरना खाल उधेड़ कर रख दूंगी तेरी, समझी? करण और वंदना दोनों भी बरखा से काम करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी बीमार हालत के कारण बरखा बिस्तर पकड़कर ही बैठ गई थी। ओफो, ये बुढ़िया अब हमारे किसी काम की नहीं है करण। इससे अब ना घर का कोई काम भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका काम तो अब तमाम ही करना पड़ेगा बस। वंदना बरखा से जबरदस्ती जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवाती है। ए बुढ़िया, चल चल, जल्दी से इन कागजों पर दस्तखत कर दे, समझी? लेकिन बहू, ये कौन से कागज हैं? इनमें क्या लिखा है? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तू क्या करवाना चाह रही है? जितना कहा है ना उतना कर। ले, ये पेन पकड़ और दस्तखत कर जल्दी से। बरखा उन कागजों पर दस्तखत करती है और फिर उसके बाद वंदना और करण बरखा का सारा सामान घर के बाहर फेंक देते हैं और बरखा को भी बीमार स्थिति में धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। तुझे क्या लगा? वो कोई मामूली कागज नहीं है, जायदाद के कागज थे। अब हमें आपसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है। अब आप जियो या मरो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत करो बच्चों, मैं इस अधेड़ उम्र में कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मेरा इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा कोई और नहीं है। रुको बच्चों, मेरी बात तो सुनो। बरखा बिलक बिलक कर विनती करती रहती है, लेकिन वंदना और करण दरवाजा बंद कर देते हैं। कड़ाके की ठंड में बेचारी बरखा दर दर भटकती फिरती है। कपकपाते हुए वो सड़क के एक फुटपाथ पर ही सो जाती है। अगली सुबह वो पूरे गांव में नौकरी की तलाश करती है। बेटा, कुछ काम हो तो दे दो, मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। दाल मखनी तो बखूबी बना लेती हूँ। कम पैसे में रख लोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है। अम्मा, माफ कीजिएगा, दरअसल वो मेरे ढाबे पर फिलहाल किसी भी कुक की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बरखा निराश हो जाती है। वो पूरे गांव में नौकरी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी नौकरी पर नहीं रखता। वो अपनी झोपड़ी में चली आती है और रात में अलाव जलाकर फिर से भूखे पेट ही सो जाती है। दूसरे दिन जब वो स्टेशन के रास्तों से गुजर रही होती है, तभी वो देखती है कि पानी पूरी, आलू चाट, समोसे, चाउमीन, इन सब के ठेले लगाए हुए हैं और वहां पर काफी भीड़ भी है। ये दृश्य देखकर बरखा को सोचता है कि क्यों ना मैं भी अपना एक दाल मखनी बेचने का ठेला खोल लूं, क्योंकि इन ठेलों पर ग्राहकों की इतनी भीड़ जमी हुई है। मतलब लोग ठेले का खाना पसंद करते हैं। हाँ, मैं अब यही करूंगी।
बरखा उधारी पर सारा सामान लेती है और बम्बू से अपना छोटा सा ठेला लगाती है और फिर दाल मखनी बेचना शुरू करती है। कुछ ही घंटों में उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। दाल मखनी ले लो, दाल मखनी, इतनी स्वादिष्ट के दीवाने बन जाओगे। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। आहा, क्या स्वादिष्ट और मजेदार दाल मखनी बनाई है बरखा दादी आपने तो। मजा ही आ गया। वाकई में आपके हाथों में जादू है, जादू। वरना आजकल की मिलावट से भरी दुनिया में इतनी शानदार और दिल खुश करने वाली दाल मखनी कहीं नहीं मिलती। बड़े से बड़े महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं। शुक्रिया बेटा, खाओ, आराम से खाओ। ये लो, पानी भी ले लो। बरखा अपना काम बहुत ही ईमानदारी और नेकी के साथ करती है और दिन भर में उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। कुछ युवक उसका दाल मखनी बनाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, जिसके बाद लाखों की संख्या में लोग उस वीडियो को देखते हैं और उसे बेहद पसंद भी करते हैं और दूर दूर से लोग बरखा की दाल मखनी खाने आते हैं। ऐसे ही एक दिन एक अमीर आदमी आता है और बरखा से मिलकर कहता है, नमस्ते बरखा जी, मैं विवेक खन्ना, भारत का जाना माना मास्टर शेफ। मैंने सुना है कि आपके दाल मखनी ने पूरे सोशल मीडिया पर अपना राज चला रखा है। चलिए जरा आज मैं भी तो चक्कर देखूं। जी क्यों नहीं, ये लीजिए, मैं अभी परोसती हूँ आपको। अब बैठिए ना, उस कुर्सी पर बैठ जाइए। मास्टर शेफ विवेक बरखा के हाथ की दाल मखनी खाते हैं और वो उसकी दाल मखनी के फैन हो जाते हैं। वाह, ऐसी दाल मखनी तो मैंने पूरे पंजाब में भी नहीं चखी। बरखा जी, आप तो फूड इंडस्ट्री की कोहिनूर निकली। आपकी जगह यहाँ पर नहीं, बड़े बड़े कुकिंग टीवी शोज में है। और फिर यहाँ से शुरू होता है बरखा के आगे बढ़ने की दास्तान। बरखा अब टीवी पर कुकिंग और रियलिटी शोज में आने लगती है और ऐसे ही बहुत सारे पैसे कमाती है। वो अपना खुद का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है जिसका नाम होता है दादी की रसोई। वहीं वंदना और करण दोनों का बिजनेस ठप हो जाता है और दोनों भी रास्ते पर आ जाते हैं। एक दिन दोनों बरखा के बड़े बंगले के बाहर भीख मांगते हुए कहते हैं, माँ जी, हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। तुम दोनों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया हो, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल दो। सिक्योरिटी गार्ड्स वंदना और करण को धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं और बरखा अपने जीवन में भरपूर तरक्की प्राप्त करती है और अपने सपनों को पूरा करती है। ब्रिजनगर कहकर एक गांव में मोहनलाल का एक छोटा सा ढाबा होता है। मोहनलाल ने पाई पाई जोड़कर उस ढाबे को बनाया था। उसके ढाबे पर रोजाना दिन के 8 पहर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता था। एक रात उस ढाबे के पास से 3 शराबी गुंडे गुजर रहे थे। ये देखो रे, ये उस मोहनलाल का ढाबा है। जब देखो तब भरा हुआ रहता है, बहुत नोट छापता है लगता वो। तो बॉस चलो आज इसके ढाबे पर ही डाका डालते हैं, क्यों? हाँ, इसकी तिजोरी में ढेर सारा पैसा रखा होगा और साथ ही साथ इसके ढाबे को तहस नहस भी करेंगे ताकि ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। तो चलो फिर, शुभ काम में देरी कैसी। तीनों गुंडे उस ढाबे के शटर को तोड़ते हैं और उसमें जाकर तिजोरी में से सारे पैसे चुरा लेते हैं और फिर लोखंड लकड़ियों से उस ढाबे को तोड़ते फोड़ते हैं और बर्बाद करके वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अगली सुबह जब मोहनलाल अपने ढाबे की ये स्थिति देखता है तब उसका कलेजा चिर जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे ढाबे को। नहीं, अब मैं क्या करूंगा, अपना परिवार कैसे चलाऊंगा, अरे सबकी देख रेख कैसे करूंगा। हे दुर्गा माँ, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ। मोहनलाल अब बहुत दुखी था। उसके सारे पैसे भी चोरी हो गए और साथ ही साथ ढाबा भी बर्बाद हो गया। जैसे तैसे वो कुछ हफ्ते गुजार लेता है, परंतु कुछ दिन बाद उसके पास 1 रुपया तक नहीं बचता और उसके परिवार के खाने के लाले पड़ जाते हैं। उसकी बीवी का नाम पूनम होता है, छोटा बेटा नकुल और बूढ़े पिताजी नरेंद्र नाथ। सुनिए जी, घर में खाने का एक निवाला तक नहीं बचा। पास के दुर्गा मंदिर में से ही प्रसाद ला दो और उसे ही खा लेते हैं। हाँ पूनम, तुम सही कह रही हो। हम भूखे रह लेंगे तो भी कोई मलाल नहीं, लेकिन हमारा नकुल भूखा प्यासा नहीं सोना चाहिए।
अरे तू कौनू चिंता मत कर मुन्ना, सब वो समय की बहती धारा के साथ ठीक हो जाएगा। और तू तो इतना बड़ा पूजा पाठी है, तुहार ऊपर अगर कोनो मुसीबत के बादल मंडराए रही तो ऊ का हटाई के खातिर दुर्गा माँ जरूर आएगी। बस हिम्मत मत हार, तू तो हमारा शेर है मुन्ना, नरेंद्र नाथ तिवारी का बेटा है और का। मोहनलाल दुर्गा मंदिर से बचा हुआ प्रसाद लाता है और उसे नकुल को देता है और नकुल खाकर सो जाता है। मोहनलाल एक बहुत ही बड़ा दुर्गा भक्त होता है। वो हर सुबह 7 बजते ही दुर्गा मंदिर में जाकर पंडित जी से पहले मंदिर के पट खोलता है और पूजा करता है। उसका दुर्गा माँ पर अटूट भरोसा होता है। नवरात्र का पावन त्योहार आता है। बापू, इस साल भी हम हमारे घर में दुर्गा माँ की स्थापना करेंगे ना? हाँ बेटा, हम जरूर करेंगे दुर्गा मैया की स्थापना। तभी पूनम मोहनलाल से कहती है, लेकिन यहाँ तो गरीबी में आटा गीला है और आप ऐसे में कैसे करेंगे दुर्गा माँ की स्थापना? हाँ बताइए। हमका पता है, ये जो त्योहार पति परमेश्वर है ना, ये बचपन माँ गणेश जी और दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने वाले के पास जाके घंटों तक ऊका निहारत रही और ऊ निहार निहार कर इन्हें भी मूर्ति बनाना सीख लिया। हाँ पूनम, बाबूजी एकदम सही कह रहे हैं। तो क्या हुआ अगर हम गरीब हो गए हैं? इस साल भी हर साल की तरह हम धूमधाम और भक्ति भाव से दुर्गा पूजा करेंगे। मैंने 2-3 दोस्तों से नौकरी की बात की है। बस दुर्गा माँ की कृपा रही तो मुझे कहीं पर नौकरी मिल जाए अच्छी सी। अब मैं फिर से तो अपना ढाबा खड़ा नहीं कर पाऊंगा, मुझे अब फिर से शून्य से शुरू करना होगा। मोहनलाल मिट्टी लाता है और अपने हाथों से दुर्गा माँ की छोटी सी प्रतिमा बनाता है और फिर नवरात्रि के दिन वो अपने घर पर उनकी स्थापना करता है और पूरी श्रद्धा के साथ वो दुर्गा माँ की आरती करता है। पूरे गांव का परिसर भक्ति से खिल उठता है। बोलो दुर्गा अम्बे भवानी की जय। अगले दिन मोहनलाल को सड़क से गुजरते हुए उसका बचपन का दोस्त पिंटू दिखता है। अरे मोहन वाह, तू यहाँ? अरे कैसन बा? क्या बताऊं यार पिंटू, मुझ पर तो मुसीबतों की बाढ़ आ गई है सच में। का रे, ऐसन काहे बोलत बानी? का हुआ है? विस्तार में तो बताई दे भाई। तभी मोहनलाल पिंटू को सब कुछ बताता है और वो सब सुनकर पिंटू बोलता है, अच्छा तो ये बात है, ठीक बा। सुन, हमरे पास भी ज्यादा पैसा नहीं है, पर फिर भी तोहार के घर खर्च हो उतना पैसा हम तोहका दे सकत हैं। अरे वाह, धन्यवाद पिंटू, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएं, मैं तुरंत तुझे तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे यार, का तू भी ई रख, बस ई ही उम्मीद और प्रार्थना करत हैं कि दुर्गा मैया तोहार पीड़ा दूर कर देई। मोहनलाल उन पैसे से बनिए की दुकान पर जाकर कुछ सामान लेता है और दुर्गा माँ के लिए मिठाई और फूल फल खरीदता है। वो नवमी के दिन कन्या पूजन भी करता है। 9 कंजकों को शीरा पूरी का प्रसाद खिलाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लेता है। सभी छोटी कन्याएं उसके सर पर हाथ रखकर उसे तहे दिल से आशीर्वाद देती हैं और चली जाती हैं। फिर दोपहर में मोहनलाल के घर के द्वार पर एक गरीब भिखारी आता है जिसका हुलिया काफी खराब होता है और कपड़े भी फटे पुराने होते हैं। वो उन सबसे कहता है, मालिक, हमका तुहार रसोई की खिड़की से हलवा पूरी की खुशबू आई रही। अगर कुछ बचा हो तो ई भिखारी का पेट भी भर देऊ न मालिक। बहुत ही कृपा हुई रही। आज तो रामनवमी भी है। अरे जा पूनम बहुरिया, ये गरीब के लाने भी खाना ला। आज के दिन गरीब का पेट भरना बहुत ही पुण्य वाली बात हुई रही। हाँ बाबूजी। पूनम उस भिखारी को खाना देती है और वो उनके घर के अंदर आकर पटल पर बैठकर खाना खाता है। और जब उसका ध्यान कहीं और होता है तभी वो देखते हैं कि भिखारी तो गायब हो चुका है और फर्श पर एक संदूक पड़ा होता है। ये क्या? वो भिखारी कब गया कुछ पता ही नहीं चला। और ये संदूक, इसमें क्या है? मोहनलाल उस संदूक को खोलता है और वो देखता है कि उस संदूक में ढेर सारे पैसे और सोने के सिक्के हैं। सभी घर वाले ये देखकर भौचक्का रह जाते हैं। ई माँ तो इतना सारा धन है। हाँ, लेकिन ये यहाँ हमारे घर की चौखट को पार करके कैसे आया? वही तो।
तभी अचानक से उन सबको दरवाजे से शेर की दहाड़ सुनाई देती है और द्वार पर एक दिव्य रोशनी उजागर होती है और स्वयं दुर्गा माँ अवतरित होती हैं। दुर्गा माँ अपने शुभ चरणों को आगे बढ़ाते हुए पैरों के लाल छापों से मोहनलाल के घर में आती हैं और दुर्गा माँ को देख सभी घर वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। दुर्गा माँ, आप, वो भी एक गरीब के घर। व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, मैं किसी में भेदभाव नहीं करती। मैं तो बस उनकी भाव भक्ति देखती हूँ और तुम्हारी श्रद्धा एवं निरंतर आस्था और आराधना को देख मुझे यहाँ प्रकट होना ही पड़ा। तो इसका मतलब वो भिखारी और ये संदूक, ये सब आपकी ही लीला है दुर्गा मैया? हाँ पूनम, उस भिखारी को मैंने ही तुम्हारे घर भेजा था, तुम्हारे मन को परखने की खातिर, और तुमने बिना अकड़ और घमंड जताए एक गरीब होकर एक गरीब का पेट भरा, और तुम्हारे इसी व्यवहार से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें ये धन से भरा संदूक दिया है। इसे तुम खुशी खुशी मेरा आशीर्वाद समझकर रख सकते हो मोहनलाल। धन्यवाद दुर्गा माँ, आप हमेशा से मेरी माँ की तरह मेरी देखभाल करती आई हो। मुझ पर चाहे 1000 कठिनाइयां क्यों ना आए, मैं उन सब का डट के सामना करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी दुर्गा माँ सदैव मेरे साथ है। अवश्य। जय माँ दुर्गा। दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और फिर मोहनलाल दुर्गा माँ की प्रतिमा का ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन करता है और दुर्गा माँ के दिए हुए धन से अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलता है और दिन रात एक करके मेहनत करता है और अपने जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करता है। ये कहानी है 3 बहुएं कालिंदी, अक्षरा, लावण्या और उनकी 2 सास सरोज और इंदुमती की। बृजमोहन ने सबसे पहले इंदुमती से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद पता चला कि इंदुमती बाज है। तब उसने दूसरी शादी करने का फैसला लिया और उसने सरोज से शादी की और उससे 3 बेटे हुए। कुछ सालों बाद बृजमोहन चल बसा। अब देखते हैं क्या होता है जब 3 बहुएं और 2 सास एक ही छत के नीचे रहती हैं। तब क्या क्या बवाल होता है। ओ त्रिमूर्ति बहुओं, अरे कहाँ मर गए? कब से बुला रहे हैं हम। कानपुर में हड़ताल मच गई है क्या तुम तीनों के? अरे सोई होंगी हाँ, गहरी नींद में। और का आवत है इन तीनों को? हाँ। तभी तीनों बहुएं वहां हाजिर हो जाती हैं। इंदु माँ जी, काहे को खाली फोकट में कुछ भी बोल रही हो? आ ही रहे थे ना, बस बहाने दे दो आप लोगन को हमरे बारे में बुराई करे के खातिर। हाँ। अरे नारी हमरी फूल सी बहू, तू तो हमारी सबसे फेवरेट बहू है, तुझे थोड़े ना हम कुछ कहेंगे। आप दोनों का भारत मिलाप हुआ हो तो आप दोनों सासू माई बताएंगे कि क्यों भोपू की तरह बजे जा रही थी आप दोनों इतनी सुबह सुबह? हाँ वही तो। वो क्या है कि हमारे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, सारी नसें फटी जा रही हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि कालिंदी बहू तुम ना वो तेल की शीशी उठाओ और हमरे सिर की मालिश करो, और अक्षरा बहू तुम ना हमारे लिए गाजर का हलवा बनाओ, बहुत मन हो रहा है खाने का, और लावण्या बहू तुम वो शाम के भोग प्रसाद को बनाने की तैयारी में लग जाओ। ठीक है सरोज माँ जी। 1 मिनट, का ठीक है? हाँ का ठीक है? अरे ओ सरोज मैडम, ये तीनों तुम्हारी ही नहीं हमारी भी बहुएं हैं। हाँ, और ये तीनों वही करेंगी जो हम कहेंगे। का बहुओं? ओ इंदुमती, याददाश्त उम्र के साथ कमजोर हो जा रही है तुम्हारी। अरे भूलो मत, बृजमोहन जी ने हमसे शादी की थी क्योंकि तुम बाज थी, और इन तीनों के पति हमारे बेटे हैं। 9 महीने हमने उन्हें अपनी कोख में पाला है, हम उनकी देवकी माँ हैं, तुम तो उनकी यशोदा माँ ही ठहरी। तो जब ये तीनों हमारे बेटों की बीवियां हैं तो इन तीनों पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है। हाँ बस फिर क्या होना था। इसी बात पर दोनों सासों में कहासुनी शुरू हो जाती है। हाँ, तुम्हारी इतनी मजाल? अरे बृजमोहन जी ने तो हमसे ही प्यार किया था, उनकी पहली बीवी हम हैं, और इन तीनों बहुओं पर भी पहला हक हमरा ही होगा। हाँ। नहीं, ये तीनों मेरा कहा गया काम करेंगी।
नहीं, अक्षरा बहू जाओ बम ले आओ। बम? लेकिन इंदु माँ जी बम क्यों? कहाँ फोड़ना है? अरे बम, वो मालिश वाला। ओ बम, ओके। ज्यादा खी 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 खू 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 मत करो, हमरे घुटनों की मालिश करो। हाँ, और तुम कालिंदी बहू जाकर प्याज के पकौड़े तलो, और लावण्या बहू तुम हमरे कमरे की अलमारी को साफ करो, धूल बहुत जम गई है उमा। उका है फिर चूहा लोगन आके अपन डेरा जमाएंगे और हमरे महंगे महंगे सुंदर सुंदर कपड़े और बाकी का कीमती सामान खराब हो जाएगा। हमने कह दिया ना, ये तीनों बहुएं मेरी ही सुनेंगी। तभी परेशान होकर तीनों बहुएं एक ही बार में चिल्लाती हैं, बस बस बस। सरोज माँ जी, इंदु माँ जी, कितना लड़ेंगी आप हम तीनों के लिए? वही तो, हमरे तो कान के पर्दे फट गए भैया। भूलिए मत, हम तीनों भी आप ही की बहुएं हैं, और आप दोनों के जो भी काम है हम तीनों आपस में मिल बांट कर उन कामों को पूरा कर लेंगे। एकदम 100% सही कह रही है जिज्जी। फिर तीनों बहुएं मिलकर दोनों सास का काम करती हैं। रात में पूरा परिवार जब साथ में खाने की मेज पर खाना खा रहा होता है, तभी कालिंदी का पति मोहित, अक्षरा का पति ओंकार और लावण्या का पति चंदन भी मौजूद होते हैं। और हमारे तीनों लल्ला कैसे हैं? कारोबार कैसा चल रहा है? आपके तीनों लल्ला एकदम लल्लन टॉप हैं सरोज माँ। और कारोबार भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। और ये सब आप दोनों माओं के पवित्र आशीर्वाद के कारण ही है। चलो, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर सुनने को मिली है, मन को राहत मिल गई। जय सिया राम। सरोज और इंदुमती दोनों भी बेटों के सामने शांत रहती, लेकिन वो अपनी लड़ाइयाँ और झगड़ों से बाज नहीं आती। वो दोनों रोजाना लड़ाई करके अपनी तीनों बहुओं का जीना दुश्वार कर देती हैं। हमने कह दिया तो कह दिया, आज खाने में बैंगन का भरता ही बनेगा, और तुम तीनों को हमारी बात ही माननी होगी आज। नहीं, आज खाने में कढ़ाई पनीर बनेगा। हमारे तीनों बेटों को पनीर बहुत पसंद है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि वो तीनों तुम्हारे बेटे ही हैं, और हमरे क्या, हमरे दुश्मन? हाँ, तुम तो एक नंबर की नासपीटी हो। हाँ, नासपीटी होगी तुम। बहुओं जाओ, हमने फ्रिज में पनीर काट के रख दिया है, जाकर बढ़िया सा कढ़ाई पनीर बनाओ और अपने पतियों का दिल जीत लो। और हाँ, मक्खन डालते वक्त कोई आनाकानी मत करना, मेरे तीनों लड्डू गोपाल को मक्खन बहुत पसंद है। लेकिन हमारी बात तो सुनो इंदु माँ जी, अब बहस का है? हम तीनों के पति देवन को पनीर ही पसंद है तो बना देते हैं ना वही। काहे को इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़? हाँ। तीनों बहुएं इंदुमती को चुप कराती हैं और कढ़ाई पनीर ही बनाती हैं। दोनों सास में रोज का युद्ध तो जारी रहता है, लेकिन एक दिन तो पानी सर के ऊपर चला जाता है। मोहल्ले की विमला काकी के बेटे गिरीश की शादी होती है और उसमें जाने के लिए दोनों सास सुंदर से तैयार हो जाती हैं। वो दोनों तीनों बहुओं के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं और कहती हैं, अक्षरा बहू, लावण्या बहू, कालिंदी बहू, तुम तीनों मुझे तैयार कर दोगी? वो दिवाली के दिन जैसे तुम तीनों सजी थी, क्या मेकअप लगाया था, आहा, वैसे ही कर दो ना मेरा भी मेकअप। और हाँ अक्षरा बहू, तुम ना मेरे बालों को भी वो क्या कहते हैं, हाँ, बालों को स्टाइल कर देना, एकदम पुराने जमाने की हीरोइन सामान लगने चाहिए हम। हा, सबकी नजर सिर्फ हम पर ही छाई होनी चाहिए। इतने में इंदुमती वहां आ जाती है और वो चिल्लाती है, एक मिनट, ये तीनों तुम्हारा नहीं हमारा मेकअप करेंगी। हाँ, बहुत हुआ तुम्हारा सरोज, ये तीनों हमारे बहुए हैं, हमारा कह नहीं मानेंगी। बहुओं, तुम तीनों से हम कह रहे हैं ना, आज तुम तीनों ना नुकुर नहीं कर सकती। हाँ, तुम तीनों को हमारा मेकअप करना ही होगा, वो भी हर हाल माँ। लेकिन इंदु माँ जी। लेकिन वेकिन गया तेल लेने, हमका नहीं पता। जब देखो तब आ जाती हो हमारी बहुओं के और हमारे बीच में, हैं? तुम्हें कितनी बार बताए कि इन तीनों पर सबसे ज्यादा हमारा हक है। नहीं, तुम जाओ पार्लर में, ये तीनों बहुएं तो हमारा ही मेकअप करेंगे आज, जाओ। नहीं, तुम जाओ, हम काहे जाएं? और फिर से इंदुमती और सरोज में बहस छिड़ जाती है और तीनों बहुएं इतनी परेशान हो जाती हैं कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तीनों अपना बोरिया बिस्तरा बांधती हैं और घर छोड़कर जाने के लिए बाहर निकलती हैं। बस, बहुत ड्रामा देख लिया आप लोगों का।
अब और ना ही सहन हो सकता है। हाँ, इसीलिए हम तीनों घर छोड़ के जा रहे हैं। अपने पतियों से जुदाई मंजूर है, लेकिन आप दोनों जैसी सास के साथ रहना, वो भी एक छत के नीचे, कतई मंजूर नहीं। हाँ, चलो निकलते हैं। तीनों बहुएं घर छोड़कर निकल ही रही होती हैं कि उतने में सरोज और इंदुमती उन्हें रोक लेती है। रुक जाओ बहू, रुक जाओ, हमें माफ कर दो। हम दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे आइंदा से। हाँ बहुरियों, हमका माफ कर दो। हम फिर कब्बो 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 नहीं करेंगे ऐसा। सरोज और हम सौतन नहीं, सहेली की तरह रहेंगे। राम जी की सौगंध। हाँ। दोनों सास की बिनती को सुनकर तीनों बहुएं मान जाती हैं और फिर से घर में रुक जाती हैं और आगे से सरोज और इंदुमती झगड़े करना बिल्कुल ही बंद कर देती हैं और सब खुशी खुशी साथ रहते हैं। प्रेमलाल और मृणालिनी दोनों की 4 बेटियां होती हैं। मृणालिनी फिर से गर्भवती होती है। प्रेमलाल, उसकी मां बरखा और पिता गोपीचंद को अब इस बार एक बेटे की आशा होती है। डिलीवरी का समय आता है और प्रेमलाल, बरखा और 4 बेटियां गोपीचंद बेसब्री से अस्पताल के कमरे के बाहर खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं कि तभी उन बच्चों के रोने की आवाज आती है और डॉक्टर बाहर कहते हैं, बधाई हो, आपको एक बेटी हुई है। हाय राम, पहले ही 4 पनौती कम थी, जो एक और पनौती को जन्म दे दिया इसको लक्ष्मी ने। हाय। अब तो कोई आस न बची बेटे की। हमारे खानदान का वारिस इस जन्म में नहीं आएगा। अरे हमारे तो भागे फूटे हैं। जब प्रेमलाल हॉस्पिटल रूम के अंदर जाकर मृणालिनी को मिलता है तब देखिए ना जी, कैसी है हमारी फूल सी बच्ची। इसकी 4 बहनों को भी बुलाइए ना, और वो भी तो देखें अपनी छोटी सी नन्ही सी बहन को। नहीं, अब एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म। तुम्हारा सामान मैं यहाँ भी दूंगा और सामान के साथ तुम्हारी 4 बेटियों को भी भेजूंगा। अब तुम और तुम्हारी 5 बेटियां, तुम्हें सलाम, मुझसे ज्यादा बहुत दूर चली जाओ। प्रेमलाल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रेमलाल जी, प्रेमलाल जी। प्रेमलाल वहां से चला जाता है। डिस्चार्ज मिलने पर प्रेमलाल मृणालिनी का सारा सामान और उसकी 4 बेटियों को घर से बाहर निकालता है और अब मृणालिनी अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए और बाकी 4 बेटियों को यहाँ वहाँ लेकर दर दर भटकती है। 4 बेटियों के नाम रीना, पंखुड़ी, दिव्या और प्रीति होते हैं। माँ, अब हम और कितना चलेंगे? काश हमारी नानी होती, हम उनके घर जाकर रुकते फिर, है ना? हिम्मत रखो मेरी बेटी, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। मृणालिनी अपनी बेटी को गांव के बस स्टैंड पे ले जाती है और बस में बैठाकर वो मुंबई आ जाती है। अब भाई साहब, ये कौन सी जगह है? कौन सा शहर है? बहन जी, ये है सपनों का शहर मुंबई। क्या? मुंबई? मुंबई शहर में मैं अपनी 5 बेटियों संग क्या करूंगी? मृणालिनी का कोई रिश्तेदार नहीं होता। वो गलत बस में बैठ जाती है और ना चाहते हुए भी सपनों के शहर मुंबई में पहुंच जाती है। अब वो मुंबई में सबसे पहले एक मंदिर में जाकर रहती है और तीसरी सुबह श्रीमती नाम की एक औरत मृणालिनी को देख कहती है, ओ बहन, मैं तुझे पिछले 2 दिन से देख रही हूँ। तू अपनी 5 बेटियों संग इस मंदिर में रह रही है। काफी दुविधा में ऐसा व्यतीत हो रहा है। आखिर बात क्या है, बताएगी? मृणालिनी श्रीमती को सारी कहानी बताती है और फिर, सुन मृणालिनी, मेरी पहचान में काम है। यहाँ से आगे जाकर समुन्दर वाले रास्ते पर एक बड़ी कोठी है, वहाँ अमीर लोग रहते हैं, वहाँ तुझे नौकरी मिल सकती है। ठीक है दीदी, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अरे चिंता ना कर, अब फिलहाल के लिए तू मेरे घर चल और जब तक तू अपने लिए छत नहीं बना लेती तब तक तू मेरे घर पर ही रह। ठीक है, बहुत बहुत उपकार श्रीमती दीदी। मृणालिनी अपनी 5 बेटियों संग श्रीमती के घर रहने लगी है। मृणालिनी को बड़ी कोठी में काम भी मिल जाता है। वो दिन भर अपनी नन्ही छोटी बेटी की देखभाल करने के साथ साथ वहाँ साफ सफाई और खाना बनाना और अन्य काम करती और फिर रात में घर लौटती। कैसा रहा आज का दिन मृणालिनी? बहुत ही अच्छा। मैंने सुना था मुंबई के बड़े लोग काफी अकड़ू और घमंडी होते हैं।
लेकिन मेरी सेठानी और सेठ जी दोनों भी बहुत नेक दिल वाले हैं। बहुत खूब। और मेरी बेटियों, क्या कर रही हो तुम सब? तुम्हें पता है ना, कल हम स्कूल में जाने वाले हैं एडमिशन कराने। मृणालिनी अगली सुबह अपनी चारों बेटियों संग स्कूल में जाती है और उनका प्रवेश कराती है। छोटी बेटी, जिसका नाम इशिता रखा जाता है, वो भी बड़ी हो जाती है। प्रीति दीदी, रीना दीदी, दिव्या दीदी, पंखुड़ी दीदी, आप सबको आज अपनी छोटी बहन को पार्क में घुमाने ले जाना होगा, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है। सब कुछ फिर से पटरी पे आने लगता है, मानो खुशी ने फिर से मृणालिनी और उसकी 5 बेटियों के जीवन में दस्तक दी है। उसकी एक बेटी अभिनेत्री बन जाती है, एक बेटी दिव्या एक सम्मानित पुलिस अधिकारी बनती है और प्रीति एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है और इशिता भी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है और उसे एक गायिका बनना होता है, तो वो जी तोड़ मेहनत करके अपनी मेहनत में लग जाती है। 5 बेटी अपने जीवन में खूब तरक्की कर रही होती हैं, लेकिन अचानक से एक दिन शहर में बाढ़ आ जाती है और उस तूफानी सैलाब में 5 बेटियां अपनी मां मृणालिनी से बिछड़ जाती हैं। बचाओ 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 बचाओ, मेरी बच्चियों, पंखुड़ी, इशिता, प्रीति, दिव्या, रीना। किस्मत उन 5 को अपनी मां से अलग कर देती है। मृणालिनी तूफान में बहकर दूसरे गांव पहुंच जाती है। 5 बेटियां अपनी मां को हर जगह ढूंढती हैं, लेकिन उनको वो कहीं नहीं मिलती, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय और शिविर में भी नहीं। हमारी माँ कहाँ गई होंगी? पता नहीं। भगवान करे माँ जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। माँ, माँ, रो मत इशू, हम है ना। हम 5 मिलकर हमारी माँ को ढूंढेंगे। 5 बेटी अपनी माँ को ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। समय बीत जाता है और 5 बेटियों को लगता है कि उनकी माँ मर चुकी है। वहीं मृणालिनी को भी यही लगता है कि उसने अपनी 5 बेटियों को खो दिया है। वो अब एक ढाबे पर काम करने लगती है और अकेली रहती है। मेरी बेटियां, काश वो तूफान हमारी जिंदगी में नहीं आता। 2 साल बाद रीना अपनी फिल्म का प्रचार करने एक गांव में आती है, जहां मृणालिनी भी रहती है। उस सैलाब के बाद मृणालिनी इसी गांव में आकर रहने लगी थी। रीना से मिलने बहुत ज्यादा भीड़ इस गांव में इकट्ठा हो जाती है। अरे खिसको जरा साइड में, मुझे भी देखना है कौन सी हीरोइन आई है। हाँ हाँ, चलो चलो, हम सब देखते हैं। मीना जी, आप कहाँ जा रही हैं? कोई नेता आया है क्या? नेता नहीं, एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार आई है। अब हमारे गांव में तो कोई टीवी या अखबार नहीं है, तो हम उसका नाम नहीं जानते हैं। फिर भी फ्री फंड में देखने में क्या गुनाह है। मृणालिनी भी उन औरतों संग आगे जाती है और अपनी बेटी रीना को देख हैरान और दंग रह जाती है। माँ, रीना! रीना और मृणालिनी दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती हैं और पूरा गांव ये दृश्य देखकर चकित हो जाता है। रीना मृणालिनी को फिर से मुंबई ले जाती है और इस तरह 5 बेटियां अपनी माँ को फिर से मिल जाती हैं। आपको पता है माँ, हमने आपको कितना मिस किया। हमें तो लगा कि आप नहीं रही। आपको पता है, मैं अपनी कंपनी की CEO बन गई हूँ। और माँ, मैं भी मेरा अस्पताल खोल रही हूँ। अब आप मिल गई हो तो आप ही मेरे अस्पताल का उद्घाटन करना, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरे भगवान, सब कुछ आप ही हो। मुझे भी कमिश्नर की पोस्ट मिल गई है माँ। सबको जब ये बात पता चलेगी कि आप जिंदा हो और आप हम सबको फिर से मिल चली हो, तब सारा पुलिस स्टेशन खुश हो जाएगा। और एक और बड़ी खुशखबरी है, मेरी पहली फिल्म में इशिता सारे गानों को गाने वाली है। हर्रे! सच में आज मुझे अपनी 5 बेटियों पर बहुत गर्व हो रहा है। तुम्हारे पापा ने, दादी और दादू ने तुम्हें नकारा था क्योंकि तुम बेटी थी और उन्हें बेटे ही चाहिए थे। ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो।
पांचों बेटियां खूब तरक्की करती हैं और जब रीना की फिल्म रिलीज होती है तभी गरीब परिवार का इंटरव्यू लिया जाता है और उसे टीवी में देख प्रेमलाल, बरखा और गोपीचंद को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। भीमनगर कहकर एक गांव में प्रमोद अपनी बीवी मिथिला के साथ रहा करता था। उन दोनों को एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम पीहू था। मिथिला रोजाना प्रमोद को कढ़ी चावल बनाकर देती थी और प्रमोद उस कढ़ी चावल को साइकिल पर रख के स्टेशन पर बेचने जाया करता। कढ़ी चावल स्वादिष्ट और गर्मा गर्म कढ़ी चावल, 10 रुपए पर प्लेट। आइए आइए, कढ़ी चावल अपने दिन की शुरुआत को मजेदार बनाइए और ट्रेन की यात्रा को यादगार बनाइए। खाकर ये कढ़ी चावल को खाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती और सभी को कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट लगता। अरे वाह वाह, बहुत ही उम्दा बना है कढ़ी चावल, मुझे तो इससे खाकर मजा ही आ गया। हाँ प्रमोद भाई, इस कढ़ी चावल को खाकर तो मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। मेरी स्वर्गवासी दादी भी ऐसे ही कढ़ी चावल बनाती थी। धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई साहब। दरअसल ये कढ़ी चावल मेरी बीवी बनाती है और गरम कंटेनर में रखकर मैं उन्हें यहाँ स्टेशन पर बेचने ले आता हूँ। इसलिए सारी मेहनत और आपकी तारीफों के काबिल वही है। मैं तो बस बेचने का काम करता हूँ। अरे जो भी हो, भाभी दुनिया के नंबर 1 कढ़ी चावल बनाती हैं सच में। दिन भर प्रमोद के कढ़ी चावल बिकते और वो ढेर सारे पैसे कमाता। उसका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन गांव का एक चोर उसे दूर से ही एक पेड़ की डाली पर बैठकर दूरबीन से देखता है। उस चोर का नाम कल्लू होता है। अच्छा, ये गरीब कढ़ी चावल बेचने वाला असल में इतना भी गरीब नहीं है। दिन भर ये स्टेशन के पास खड़े रहकर कढ़ी चावल बेचता है और हजारों रुपए कमा लेते हैं दिन में। बेटा, अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हे जी ले, क्योंकि अभी ये कल्लू करेगा तुझ पर अटैक और ले लेगा तेरी जगह, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कल्लू अगले ही दिन शाम में जब प्रमोद घर जा रहा होता है तभी उसे अगवा कर लेता है और उसे जान से मारकर गांव की एक पुरानी नदी में फेंक देता है। सुना है इस नदी में कई सारे समुद्री जानवर हैं। बस अब वो सारे इस प्रमोद के बच्चे को खा जाएं, फिर तो इसकी लाश भी नहीं मिलेगी और ये जाएगा सीधे उन समुद्री जानवरों के पेट में। चोरी करके भी मैं दिन में इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता हूँ जितना ये कढ़ी चावल बेचकर कमा लेते हैं, इसलिए मुझे ये खतरनाक तिकड़म अपनानी पड़ रही है। कल्लू अगली सुबह प्रमोद के घर जाता है और उसकी बीवी मिथिला से कहता है, मिथिला भाभी नमस्ते, मैं कल्लू, मैं प्रमोद भाई का चचेरा भाई। वो दरअसल उन्हें किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने आपको संदेश देने बोला है कि वो जल्द ही वापस आएंगे और तब तक कढ़ी चावल को जो बिजनेस है उसे मैं संभालूं, ऐसा भी कहा है उन्होंने। अच्छा ऐसी बात है क्या? इन्हें कह रही थी फोन लेकर जाओ लेकिन नहीं लेकर गए। अब मैं इनसे बात कैसे कर पाऊंगी? उन्होंने कहा कि उनकी चिंता मत करो, वो जल्द ही लौट आएंगे। चलिए चलिए, वक्त जाया मत कीजिए और कढ़ी चावल के डिब्बे दे दीजिए, जाकर बेचने हैं स्टेशन पर। हाँ, अंदर आओ ना, मैं अभी सारे डिब्बे पैक कर देती हूँ। क्रूर कल्लू कढ़ी चावल के बड़े बड़े डिब्बों को लेकर साइकिल पर रखता है और स्टेशन पर कढ़ी चावल बेचने निकल जाता है और दिन भर में वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है। ग्राहक कल्लू से जब प्रमोद के बारे में पूछते हैं तभी, अरे भैया, प्रमोद भाई कहाँ चला गया और तुमने उसकी जगह कैसे ले ली? तुम उसके रिश्तेदार हो क्या? हाँ भाई साहब, मैं प्रमोद जी का चचेरा भाई हूँ कल्लू। उन्हें किसी जरूरी काम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ा, इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं ही उनकी जगह पर कढ़ी चावल बेचूंगा। भाभी बनाकर देंगी और मैं बेचूंगा। अच्छा, अब समझ आया। वैसे तुम भी बहुत नेक और ईमानदार लगते हो, बिल्कुल अपने भाई प्रमोद की तरह। तुम्हें कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तुम पड़ोस के गांव रौनकपुर में रहते हो क्या? कल्लू असलियत में रौनकपुर में ही चोरी करता था और उस ग्राहक की ये बात सुनकर वो एक पल के लिए बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ पांव और माथे से पसीना छूटने लगता है। फिर वो हिम्मत से बदले में जवाब देता है, नहीं भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी।
या फिर नजर का धोखा। मैं तो शहर में रहता हूँ। हाल ही में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अच्छा अच्छा, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। जैसे तैसे कल्लू यहाँ पर बच जाता है। फिर अगले दिन जब कल्लू मिथिला के पास कढ़ी चावल लेने जाता है, तभी मिथिला उसे कहती है, कल्लू भाई, देखो तुम्हें मैं पहले से ही बता देती हूँ कि हर 15 दिन में तुम मुझे जितने सारे पैसे कमाए हैं ना, उनका आधा हिस्सा दोगे। आधा तुम रख लेना, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम्हारी भी दिन भर की मेहनत जा रही है ना, इसीलिए। ठीक है मिथिला भाभी, जैसे आप कहो। कल्लू कढ़ी चावल लेकर निकलते वक्त मन ही मन खुद से कहता है, मैं और सारे पैसे तुझे दे दूं? इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं तो ये सारे पैसे अपने पास रखूंगा और 15 दिन में हजारों रुपए कमाकर भाग जाऊंगा और फिर ऐसे ही ऐश करूंगा। कल्लू जितने भी पैसे कमाता उन्हें अपने पास ही संभाल कर रखता। बेचारी मिथिला और पीहू दोनों ही इस आशा में रोज बैठकर इंतजार करते कि प्रमोद कब आएगा। माँ, पापा कब आएंगे? मुझे उनके साथ खेलना है। कितने दिन हो गए हैं, उन्होंने मुझे कोई कहानी भी नहीं सुनाई। पीहू बेटा, निराश मत हो। पापा किसी जरूरी काम से दूसरे गांव गए हैं, वो जल्द लौट आएंगे। और ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपनी गुड़िया के लिए तोहफे और खाने के लिए मिठाइयाँ जरूर लाएंगे। सच्ची? हाँ मेरी प्यारी दुलारी बिटिया रानी, चल जाकर तेल की शीशी ले आ। बाल देख कैसे रस्सी की तरह हो गए हैं। आज तो तेरी जम के चंपी करूंगी और फिर कल सुबह के कड़ी चावल की तैयारी करूंगी। ओफो, ठीक है माँ, ये लो। मिथिला पीहू की चंपी करती है और उसे स्नेह देती है ताकि उसे पापा की कमी महसूस न हो। वहीं एक शाम सूरज ढलने के बाद अंधेरे में कल्लू जब साइकिल से घर जा रहा होता है, तभी उसके रास्ते के बीच में प्रमोद आ जाता है, जो एकदम खूंखार तरीके से उसे घूर रहा होता है। प्रमोद को यूं अचानक देखकर कल्लू एकदम से डर जाता है और वो साइकिल से गिर पड़ता है। तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? मैंने तो तुम्हें मार डाला था। नहीं, लगता है ये उस प्रमोद का भूत है। बचाओ! कल्लू इतना घबरा जाता है कि वो जमीन से उठ भी नहीं पाता है और लेटे लेटे ही वो पीछे की ओर खिसकने लगता है। प्रमोद उसके पास धीरे धीरे आने लगता है। कल्लू का कलेजा कांप उठता है। कल्लू जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी अचानक से वहां पर और एक आदमी आ जाता है। हूबहू प्रमोद जैसा ही वो दिखता है। दो प्रमोद को देखकर कल्लू पूरी तरह से डर जाता है और कांपने लगता है। नहीं, बचाओ, कोई है, भूत। कल्लू उठकर भागने लगता है कि तभी भागते भागते उसे पुलिस इंस्पेक्टर पकड़ लेते हैं और उसके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। अब तेरा खेल खत्म, मूर्ख आदमी। रौनकपुर में चोरी करने के बाद अब तो इस गांव के गरीबों को भी लूटने आया है क्या? तभी वहां दोनों प्रमोद, मिथिला और पीहू भी आते हैं। ये विनोद है, मेरा जुड़वा भाई। उस दिन जब तूने मुझे जान से मारने के लिए छुरी से वार किया, तभी मैं मरा नहीं था। तूने मेरी सांसें चल रही हैं ये नहीं देखा और ये देखे बिना ही मुझे नदी में फेंक दिया। लेकिन किसे पता था कि बचपन से एक माहिर तैराक का खिलाड़ी उस दिन उस बुरी हालत में भी तैरकर उस गहरी नदी से बाहर निकल जाएगा। मैंने फिर षड्यंत्र रचने की ठानी और तुम्हें उसमें फंसाया, मेरे जुड़वा भाई के साथ मिलकर। इंस्पेक्टर साहब, इस दरिंदे को तो कड़ी से कड़ी सजा देना। पुलिस इंस्पेक्टर कल्लू को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाते हैं और फिर उस दिन के बाद से दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे के साथ मिलकर कढ़ी चावल का बड़ा ढाबा खोलते हैं और खूब तरक्की करते हैं।